हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है और थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स है, स्पेसिफिकली जब हम मेथड्स या मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। बाकी सारे आप देखोगे तो इजी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि कैसे जो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है। आपको हमने ये बताया था कि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट हमारे द्वारा नहीं किए जाते हैं। क्या आपने वोट दिया है जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? नहीं ना। तो कैसे होता है? तो बेसिकली हम जो एमपी या एमएलए को भेजते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली लोकसभा में, राज्यसभा में एंड जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक बॉडी होती है और वो बॉडी बेसिकली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और उस बॉडी में कौन होते हैं? एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कास्ट नहीं करते हैं वोट। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमने जो भेजा है हाउसेस में, वो बेसिकली कास्ट करते हैं वोट। और जो मेथड अपनाई गई है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या हुआ कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हम जो वोट दे रहे हैं वो कौन से कैंडिडेट को दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए आपको दो चीजें। वैसे तो मैंने मेन सेंसर राइटिंग में डिस्कस भी किया था कि जो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, एक मेथड टू इलेक्ट ए कैंडिडेट, और दूसरा होता है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये दो सिस्टम होते हैं हमारे देश में, ये दोनों सिस्टम है। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वो कहाँ इस्तेमाल होता है? तो बेसिकली ये जो सिस्टम है वो आप और हम मिलकर इस्तेमाल करते हैं। किसे इलेक्ट करने के लिए? बेसिकली लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को इलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ ये जो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं वहां पर भी हम वोट देते हैं। तो वहां पर भी आप देखते हो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। क्या होता है ये आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? काफी आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, लेट्स से कि कोई एक कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। उस कंस्टिट्यूएंसी में दो कैंडिडेट जो है वो खड़ा हुए हैं उस कंस्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होगा कि भाई साहब अगर एक भी वोट ज्यादा ले आया एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में, तो बेसिकली विनर डिक्लेयर हो जाएगा, वो कंस्टिट्यूएंसी उसकी हो जाएगी। तो ये हमने आपको बताया और यही होता है हम लोग जो वोट देते हैं, ठीक है। भले ही कितना ही वोट क्यों ना आ जाए दूसरे कैंडिडेट को, अगर पहला कैंडिडेट एक वोट भी ज्यादा ले आएगा, दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। तो ये बातें तो आपको पता होगी। लेकिन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे एक केक है, ठीक है, एक केक है भाई साहब। अब इस केक को चार आदमी ने मिलकर पैसे इन्वेस्ट किए और अल्टीमेटली उस केक को मंगाया। तो आप बताओ, एक लॉजिक की बात कहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? चारों को शेयर मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यही होता है, ठीक है। जो भी वोट दे रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है और जो भी हम वोट दे रहे हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि भले ही एक केक है, इसमें बस या तो आपको मिलेगा या तो हमें मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके दो कैंडिडेट विनर डिक्लेयर नहीं होते। जैसा कि आप देखते हो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट विनर होते हैं, है कि नहीं? तो ये हमने आपको सिंपल तरीके से बताया है। तो होप आपको सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट प्लस ये जो आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसके बारे में जो भी आपको डाउट आ रही होगी सब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्र हो वो बेसिकली या उनके पास हेड ऑफ द स्टेट होते ही होते हैं। पहले के समय में राजा महाराजा कह लो, एंड आज के समय में वी हैव द प्रेसिडेंट, ठीक है। या फिर आप देखते हो यूके में जो क्वीन है, किंग है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट को, ठीक है। एंड
और सारी डिटेल्स हमने डिस्कस किए थे। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 ये सब हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75 और आर्टिकल 74, ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कुछ बातें हमने दिखाया था, आपको बताया था। तो क्या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो अगर आ रही हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप वो डाउट पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बिकॉज अगर डाउट होता है उसे जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तो वो धीरे धीरे डाउट जो है और बड़े इश्यू में बदल जाएगी। इसीलिए अगर कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करो और क्वेश्चन पूछो, ठीक है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था। इलेक्टोरल कॉलेज एक कंस्टिट्यूट की जाती है, एक बॉडी है बेसिकली, और इसमें कौन सदस्य होंगे ध्यान रखना है आपको, एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। एंड एमपीज और एमएलएज में भी कौन इलेक्टेड वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड वाले बिल्कुल नहीं इसमें शामिल होते हैं, और वो हमने आपको पीडीएफ में बता भी दिया था, कल ही मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। एंड एमपीज की बात करें तो जहाँ पर भी हमने आपको एमपी की बात कही वहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैंने आपको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालना बताया था कल के लेक्चर में, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकालना बताया था। और मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। भले ही एक स्टेट में जो भी एमएलए होंगे उनकी वैल्यू ऑफ वोट इक्वल होगी, लेकिन अगर हम दो स्टेट को कंपेरिजन करेंगे तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए विल नॉट बी द सेम इन द टू स्टेट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज ये जो वैल्यू वोट ऑफ एमएलए है कैसे हम निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और ये ध्यान रखना है जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लिया जाता है 1971 के सेंसस के आधार पर लिया जाता है। इट इज़ नॉट कि 2011 के सेंसस पर लिया जाता है या फिर कोई अदर सेंसस डेट के आधार पर लिया जाता है। इट इज बेसिकली 1971 के सेंसस के आधार पर लिया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आपका पार्लियामेंट लिखा गया है गलती से, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसीलिए जो आपका वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए निकलेगा वो क्या होगा, वो पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट होगा। तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो वैल्यू ऑफ वोट होगा एमएलए का वो वेरी करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लेकिन हाँ, एक ही स्टेट के जो एमएलए होंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपके 243 जो एमएलए के सीट है, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ बिहार निकाले तो अल्टीमेटली बिहार का हम पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है, 1971 के सेंसस के आधार पर डिवाइड करेंगे उसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर आपका 243 होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ वोट्स। तो इस हिसाब से आपका चलता है, और साथ ही साथ इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। 1000 इसलिए करते हैं सो दैट जो आपके वैल्यू वोट निकले वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना आ जाए, अदरवाइज काउंटिंग करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर इंटू 1/1000 करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी कैसे निकाली जाएंगी। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू ऑफ वोट्स एमएलए का आया है ऑल द स्टेट्स का, समझ में, उसको जोड़ दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कौन आ जाएंगे, आपके लोकसभा के सीट्स आ जाएंगे, कितने हैं आपके 543 है, ठीक है। फिर आपके राज्यसभा के आ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ दो और अल्टीमेटली जो आपका न्यूमरेटर में कौन होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी ऐसे में निकल जाती है। और फिर क्या होता है, हमें एक इलेक्टोरल कोटा याद रखना है आपको। कोई अगर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अगर वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट ला भी रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जीत जाएगा। क्यों? बिकॉज एक मिनिमम कोटा उसको लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल में बताया था, यूपीएससी के लिए मिनिमम एज जो है फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन वो है 21 ईयर्स, ये तो आपको पता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम इलेक्टोरल कोटा लाना पड़ेगा। और वो इलेक्टोरल कोटा कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, यानी कि जो वैलिड वोट पोल किए गए हैं
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड यानी कि सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट हमारे देश में इलेक्ट होती है, ठीक है, प्लस 1 किया जाता है डिनोमिनेटर में, साथ ही साथ क्वोशेंट में +1 किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स न्यूमरेटर में हो गया, नीचे में क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश में, +1 कर दो, एक फिर क्वोशेंट में 1 और जोड़ दो, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 50% ऑफ वैलिड वोट्स +1। इतना आपको मिनिमम इलेक्टोरल कोटा लाना होगा किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, तभी वो इलेक्टेड चुना जाएगा। तो ये आपने देख लिया, ये आपने समझ लिया। तो मैंने आपको ये रिपीट इसलिए किया है सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियरली से समझ में आ जाए, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिकली हम मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में क्या होता है उसको हम देखेंगे, और ये सब हमने आपको बताया था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये नोट करके अच्छे से याद रखना है कि जो भी डाउट एंड डिस्प्यूट है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन इंक्वायर करते हैं, सेटल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, आप हमें बताओ। जाहिर सी बात है इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट के है या फिर प्रेसिडेंट के है, ये बेसिकली आपके इलेक्शन कमीशन ही करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही करवाते हैं। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ हमने ये देखा था हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज, वो सब हमने देख लिया था। इसमें आपको ध्यान रखना है नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड, साथ ही साथ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वहाँ पर इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, SLC के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। तो होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। चलो अब इतना तो समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो ठोको लाइक, एंड अल्टीमेटली आप अपना प्रेम और स्नेह हम पर बनाओ, लाइक का बटन दबाओ। एंड चलिए अब हम मैकेनिज्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सब होती है ना, वहाँ पर EVM मशीन नहीं यूज होती है। तो भाई साहब क्या यूज होती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर बैलेट पेपर। याद करो पुराने ज़माने में हम लोग वोट करते थे, वैसे तो हम तो वोट करते नहीं थे बैलेट पेपर पर, अब तो हम वोट करते हैं EVM पर। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे वो बेसिकली बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे, वो वोट देते थे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। एंड बैलेट पेपर आपका कैसा दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका बैलेट पेपर है, यहाँ पर कैंडिडेट के नाम होंगे, ठीक है, और यहाँ पर डब्बा बना हुआ होगा, और अल्टीमेटली इसमें आपको प्रेफरेंस चूज करना पड़ता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस किसे दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस किसे दे रहे हो। जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उसको आपको प्रेफरेंस वाइज अरेंज करना है। तो जैसे हमने दिया फर्स्ट प्रेफरेंस मिडिल वालों को, तो इसको हमने दे दिया है ना, एंड सेकंड प्रेफरेंस मैंने दिया टॉप वाले को, तो 2 लिख दिया, ठीक है, एंड थर्ड प्रेफरेंस हमने दिया लास्ट वाले को, तो थर्ड ऐसे दे दिया। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस लिखी जाती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना इलेक्टोरल कोटा लाना है, तो वो हमने आपको बता दिया। तो लेट्स से एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझना जरूरी है ताकि आप समझो। तो इतना बात तो पता चल गया कि बैलेट पेपर है उसमें प्रेफरेंस दर्ज किए जाते हैं, ठीक है, एंड जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं एंड वो प्रेफरेंस जो है वोटर वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर वोटर कौन है तो आप हमें बताओ, MP और MLA, वो बेसिकली प्रेफरेंस दर्ज करेंगे, ठीक है। और याद रखना है आपको कि अगर जो वोटर है वो एक भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और अदर प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी वो वोट वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि इतने डिटेल में UPSC कभी भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछेगी नहीं, लेकिन एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, और अल्टीमेटली समझ जाओगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जब मैं समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को लेने के लिए मैं आपको एक ब्लैंक पेज लेता हूँ पहले समझाने के लिए। अब इस इमेज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो बेसिकली लेट्स से कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो MP और MLA है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टोटल 1000 वैलिड वोट्स पोल हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्टोरल कोटा कैसे निकलेगा, तो आपको पता है टोटल 1000 वैलिड वोट्स पोल हुए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। यहाँ पर 1 होगा बिकॉज हमें एक ही प्रेसिडेंट चुननी है, इसलिए यहाँ पर 1 होगा हमेशा, ठीक है। एंड फिर +1 हम ऐड करते हैं, फिर हम +1 क्वोशेंट में ऐड करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया,
1000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 500 प्लस 1 यानी कि हमें कितना मिनिमम वोट लाना पड़ेगा किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को टू गेट विन, तो 501 लाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो मजा देखते हैं। एंड हमने 3 कैंडिडेट्स को लिया, यानी कि 3 कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो वोटर यानी कि एमपी या एमएलए उनका बैलेट पेपर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है जहाँ पर आपके नाम दिए रहते हैं कैंडिडेट के और अल्टीमेटली बॉक्स बना रहता है जहाँ पर आपका प्रेफरेंस चुनना होता है। ठीक है, तो अब देख लो 3 कैंडिडेट है, लेट्स से ए बी सी कुछ है ना, तो यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस चुने जाएंगे उस हिसाब से आपका वोट उसके लिए काउंट होगा। तो लेट्स से कि ये तो 1000 वोट है ना, उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है ए को वो है 250 वोट का। ठीक है, एंड जो बी कैंडिडेट है उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट मिला है वो है 350 वोट का, एंड जो सी कैंडिडेट है उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला है वो है आपको 400 वोट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्टोरल कोटा कितना हमारा डिमांड कर रहा है 501। तो क्या तीनों कैंडिडेट में से कोई भी 501 वोट लाए हैं? नहीं लाए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अभी भी कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा, चुने नहीं जाएंगे, डिस्पाइट कि सी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट गया है। अगर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहता तो सी जीत जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड फुलफिल करना है, 501 तो लाना ही पड़ेगा तभी जीता जाएगा। तो क्या होता है इसके बाद, इसके बाद भी आप समझो। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसमें तो चलो ठीक है विनर डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो जो सबसे कम वोट लाया है, जो कैंडिडेट सबसे कम वोट लाया है, कौन सबसे कम वोट लाया आप हमें बताओ, यहाँ पर देख कर बताओ। ए, बिल्कुल सही, ए सबसे कम वोट लाया। तो अल्टीमेटली ये तो कभी जीतने वाले नहीं है, तो बेसिकली ए तो इलेक्शन से हो गया बाहर। लेकिन आप यहाँ पर समझो चूंकि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो इनके जो वैल्यू ऑफ वोट्स है, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो वोट दिए गए ना, इनके वोट्स मैटर करेंगे। यहाँ पर कैसे मैटर करेंगे, तो ये जो आपका 250 वोट है ना, चलो इन सबों ने तो ए को पहला प्रेफरेंस दिया था, लेकिन इन सब वोटर्स ने सेकंड प्रेफरेंस भी तो दिया होगा। तो सेकंड प्रेफरेंस में लेट से कि बी को अल्टीमेटली आपका 100 वोट मिला होगा एज ए सेकेंड प्रेफरेंस, और सी को अल्टीमेटली 150 वोट मिला हुआ एज ए सेकेंड प्रेफरेंस। तो क्या होता है, ये जो आपके सेकेंड प्रेफरेंस वाले वोट है ना, उनके खाते में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से सेकेंड राउंड में क्या होगा हमारा कि बी के पास कितना वोट हो गया, 250 पहले था और अल्टीमेटली 100 अभी हो गया, तो टोटल 350 हो गया। ठीक है, और सी के पास कितना हो गया, 400 पहले था और अल्टीमेटली अभी आपके पास 150 और ऐड हो गया, तो टोटल 550 हो गया। अब आप हमें बताओ क्या इलेक्टोरल कोटा को कैंडिडेट सी ने क्वालिफाई कर लिया? बिल्कुल कर लिया। तो विनर कौन हो गया, सी कैंडिडेट हो गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो बी कैंडिडेट 300 वोट पर ही अटक गए। तो यहाँ पर आपका इलेक्टोरल कोटा चूंकि हासिल कर लिया गया है, इसलिए विनर डिक्लेयर हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 500 से कम ही होता, 501 से कम ही होता, तो आपका थर्ड राउंड ऑफ प्रेफरेंस चलता, समझ में आया? तो थर्ड प्रेफरेंस के जो वोट थे फिर ऐड होते, एंड जो सबसे कम वोट लाया है वो एलिमिनेट हो जाता, और इस प्रकार से राउंड चलते रहता जब तक जो इलेक्टोरल कोटा है वो हासिल ना हो जाए। एंड उस हिसाब से जिस भी कैंडिडेट ने इलेक्टोरल कोटा हासिल कर लिया वो विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो होप ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स जो इश्यू है इलेक्शन वाली, उसको मैंने आपको आसानी से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इतने डिटेल में तो वैसे भी पूछते नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है सो दैट आप अंडरस्टैंड करो बेसिक चीज़ों को, बिकॉज आगे चलकर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया। होप आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको डाउट हो रही है तो आप हमारे इस लेक्चर को रिपीट कर देख सकते हो। फिर भी डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपने समझ लिया, इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? तो ये सब बात हो गई। तो यहाँ पर देखो वही बात की जा रही है कि काउंट द फर्स्ट चॉइस वोट ऑफ ईच कैंडिडेट। ठीक है, एंड अगर वो कैंडिडेट थ्रेशोल्ड रीच कर जाता है
तो वो डिक्लेयर कर दो उसको विनर, अगर नहीं तो लास्ट प्लेस कैंडिडेट यानी कि जिसको कम वोट मिले, सबसे कम, उसको एलिमिनेट करो और उसके जो भी वोट्स मिले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू द नेक्स्ट चॉइस, जो सेकंड प्रेफरेंस वाला मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ये फिर ये प्रोसेस चलता ही जाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जो इलेक्टोरल कोटा फुलफिल हो जाए तो ठीक है। तो होप आपको ये मैंने बताया है। अब इसके बाद तो चैप्टर बिल्कुल आसान है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एंड चलो अब हम चलते हैं कोटा वोट्स के बारे में, तो हमने कल ही डिस्कस कर दिया था। द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट कास्टेड प्लस 1, यानी कि आपका टोटल वोट पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1, बस यही थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। चलिए अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशंस। आप समझो कि प्रेसिडेंट या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो तो जनरली आप देखोगे कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो एक क्वालिफिकेशन तो आपको ऑलरेडी माइंड में चलता होगा कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। एंड हेड ऑफ द स्टेट अगर खुद इंडियन सिटीजन नहीं होंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन एरर होगा, ठीक है। इसीलिए ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उनका जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है जो थर्ड क्वालिफिकेशन, द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा, यानी कि द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लेकिन ये ध्यान रखना है, मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो अगर चाहे तो इलेक्शन लोकसभा के लिए लड़ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं होंगे। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड एंड बीइंग ए मेंबर में अंतर है, ठीक है, ये जरूर आपको समझना है। यही सब यूपीएससी ट्रैप करेगी आपको, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और वैसे भी आपको पता है प्रेसिडेंट कि जब हम बात करते हैं तो ही या सी इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेकिन कोई भी हाउस के ये सदस्य नहीं होते हैं, चाहे वो आप राज्यसभा की बात करो या फिर लोकसभा की बात करो, ठीक है। तो ये बात तो आपको पता होगी। और एक और कंडीशन क्या है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट हो या फिर कोई लोकल या फिर अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन है, ये सब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। एंड अल्टीमेटली ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो हमने अभी ABCD डिस्कस किया है, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तीनों, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन या फिर स्टेट, ये सब के सब आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका मतलब जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएंगे तो ये क्वालिफाई होते हैं टू गेट एज ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब चलते हैं कुछ और डिटेल्स। ये सब वैसे तो मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन बस कुछ कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने। अब जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट होते हैं, आपने ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के इलेक्शंस, इन सब में भी आप सुनते होंगे कि मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है RBI के पास। तो बेसिकली जो कैंडिडेट होंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनको 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड अगर वो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर वो 1/6 यानी कि मिनिमम 1/6 ऑफ द वोट पोल्ड, जो टोटल वोट पोल हुए हैं उसका 1/6 निकालो, अगर इतना वोट नहीं लेकर आती है तो उनके ये जो 15,000 के जो डिपॉजिट है ना, वो 45 यानी कि जब्त कर दिए जाएंगे, ये इनको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करवाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करवाएगा तो मिनिमम 50 इलेक्टर्स जो प्रपोज करे उनके नाम को, एंड जो आपके मिनिमम 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए, यानी कि समर्थन करे, यानी कि 50 इलेक्टर्स जो प्रपोज करे उनके नाम को, एंड जो 50 अदर जो आपके उनके नाम का समर्थन करे।
तो ध्यान रखना है प्रेसिडेंट में ये आपका होता है 50-50 और वाइस प्रेसिडेंट में ये हो जाता है आपका 20-20। तो ऐसे याद रखना है आपको, तो आपको आसानी होगी। तो 50-50 20-20 ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलो सबसे आसान, आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं। अब वो ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमें बताओ कि प्रेसिडेंट के अलावा और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो ओथ लेते हैं, ठीक है, ये आप हमें बताओ। खासकर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओथ में प्रेसिडेंट क्या श्योर करते हैं, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। ये प्रेसिडेंट का जो ओथ है ना वो याद रखना है, क्योंकि एक काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रेसिडेंट का, इसलिए प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का ओथ स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट का ओथ स्लाइटली डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो ये है कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, दूसरा है आपका टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड द थर्ड इज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ये तीनों याद रखने हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन निकल सकती है कि जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन एडमिनिस्टर करता है। तो बेसिकली जो एपेक्स कोर्ट के सीजेआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बेसिकली एडमिनिस्टर करवाते हैं प्रेसिडेंट के ओथ को। एंड लेट्स से कि जो सीजेआई है वो उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, उस समय, तो कौन उनके ओथ को एडमिनिस्टर करवाएगा, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्या अदर कंडीशन है प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए, और ये बेसिकली जो कंडीशन है फॉर द प्रेसिडेंशियल ऑफिस वो आर्टिकल 59 में दी गई है, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने लिख दिया है बिकॉज स्टेट पीसीएस में बेसिकली पूछते हैं, यूपीएससी में कुछ ही आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स सबसे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, वहाँ से निकलता है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ निकलते हैं, लेकिन वो मैं आपको करवा दूंगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उसकी तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि वो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाइड होंगे टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, बट वो मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम अपने पॉइंट को कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट को जस्टिफाई किया है। साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं करनी है उनको। एंड अदर फीचर्स क्या है कि उनको ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। साथ ही साथ उनको इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सब मिलेंगी जो डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको जो इमोलमेंट्स है, सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेज है, वो सब पार्लियामेंट डिटरमाइन करती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो उनके इमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये सब कुछ बातें जो ध्यान रखना है, एक तो ये पॉइंट, ठीक है, उनके जो इमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस, और जहाँ भी देखोगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पर जो इमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, वो डिमिनिश नहीं ही किए जाते हैं, ठीक है। तो डिमिनिश करने का मतलब क्या हुआ कि हम उनको पनिशमेंट दे रहे, तो ये सब नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट कि आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एंड जो ये पॉइंट है कि उनको इमोलमेंट्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेज मिलेंगे, तो वो डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक है, बिकॉज पार्लियामेंट कहीं ना कहीं इन सब से रिलेटेड आपका रूल्स रेगुलेशन बनाती है। ये बातें हो गई, तो यहाँ से हो गया आपका। एंड अगर हम बात करें टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ये सब बेसिकली जो मैंने आपको कंसेप्चुअल बातें बतानी थी ना वो बता दिया है आपको, तो आपको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो अब तो आपको यहाँ पर रटने वाला है, यहाँ सब प्रीलिम्स के लिए जो मेन मुद्दे थे उसको मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, बेसिक जो फीचर्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर बस आपको खेल खेलना है, ठीक है। खेल कैसे खेलना है बेसिकली फैक्ट रट के, तभी तो आप compete कर पाओगे, बिकॉज फैक्ट जो है ना कहीं कहीं फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो कितना है, ये तो आपको ही पता होगा, 5 साल का है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना कि जो 5 साल का जो टर्म ऑफ ऑफिस है इनका, फ्रॉम द डेट ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है इवन
इनका जो टर्म है वो 5 साल से ऊपर अगर हो गया है, बट जब तक इनके जो सक्सेसर है यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभालेंगे, तब तक ये ऑफिस खाली नहीं करेंगे। इसके पीछे लॉजिक है मित्रों। क्या लॉजिक है? क्योंकि कोई भी स्टेट हेडलेस नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट तो चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारे जो प्रेसिडेंट है वो होंगे, ठीक है, उनकी जो सीट है वो वैकेंट नहीं हो सकती। इसीलिए अगर एक्सपायरी हो गया उनका टर्म, 5 साल से ऊपर हो गया एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी वो प्रेसिडेंट के रूप में बने रहेंगे, ठीक है। एंड तब क्या हो, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे अपने ऑफिस को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म, जो कि हम बोलते हैं 5 साल, तो रिजाइन तो देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन उस समय देखो मैंने आपको बताया, और देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उनकी जो स्किल देखो, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स से कि जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर देते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉमिनल टर्म, फिर भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट को कभी कभी प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन करने का पावर दिया गया है, जो हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखेंगे अच्छे से। तो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक आई थिंक कि एक आध लेक्चर का होगा, ठीक है, काफ़ी आसान लेक्चर है, तो उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टाइमली वे में, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए चुने जा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जबकि यूएस में क्या होता है आप ही बताओ, जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एट मैक्स 2 ही बार चुने जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ओबामा है ना, वो 2 ही बार बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सके थे, बिकॉज तीसरा बार तो अलाउ नहीं है कि सेम जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो मोर देन 2 टाइम्स। तो ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया एंड होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपको चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो जल्दी से आप कमेंट करो, लाइक करो एंड अल्टीमेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, स्प्रेड द पॉजिटिविटी जल्द से जल्द। एंड चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पीचमेंट। यहाँ पर भी आपको मजा आने वाला है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कि लेट्स से कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बने हुए हैं एंड कुछ इश्यू आ रही है, पार्लियामेंट उसे हटाना चाहती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में, तो क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, ये किसको पावर दी गई है एंड क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एक गिलास पानी पी कर आओ, ठीक है, बिकॉज इतना लंबा समय हो गया है आपने पानी वानी नहीं पिया होगा, पानी पी सकते हो एंड थोड़ा सा फल फ्रूट खा के आओ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में जो आर्टिकल डिस्कस करता है ना हमारा, वो है आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना है, ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए और ये सब आपको याद रखने हैं। यहाँ पर डबल रिपीटेशन हो गया है। तो आर्टिकल 61 डील्स विद प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन ये ध्यान रखना, जो पावर है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, उनको अपने पद से हटाना है, तो वो पावर किसके हाथ में दी गई है, इसको अच्छे से रटना है, पार्लियामेंट ओनली। और कौन से ग्राउंड पर, तो एक ही ग्राउंड मेंशन किया गया है संविधान में, वो है आपका वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बात और मजेदार है, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, इसको संविधान ने डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहता हूँ, बार बार यूपीएससी खेलती है, ठीक है, ये जो कीवर्ड है कि भाई साहब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए गए हैं हमारे संविधान में, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी प्रकार से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, ये सब ऑप्शन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लो, ऐसे 10 से 15 हो सकते हैं ऐसे कीवर्ड, ऐसे स्टेटमेंट जो बेसिकली संविधान में डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको, तो यहाँ से आपका जो प्रेशर है वो ईज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। एंड आपको ही पता है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो क्वासी जुडिशियल है, क्योंकि एक प्रकार से इम्पीचमेंट कोर्ट करता है, एक प्रकार से जुडिशियल पावर जिनके पास होती है। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच पार्लियामेंट कर रही है, तो ये क्या पावर पार्लियामेंट का रिफ्लेक्ट करता है, क्वासी जुडिशियल पावर,
ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये देख लिया मैंने आपको, एंड यहाँ पर आपका आई थिंक रिपीट हो गया है स्टेटमेंट, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगा ये हटा दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पीचमेंट चार्जेज है, ये याद रखना, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में तो भाई साहब लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो जो इम्पीचमेंट चार्जेज कौन इनिशिएट करेगा, क्या लोकसभा कर सकता है या फिर राज्यसभा कर सकता है या फिर दोनों कर सकता है? तो ध्यान रखना है, दोनों कर सकते हैं, राज्यसभा भी कर सकते हैं, लोकसभा भी कर सकते हैं इम्पीचमेंट चार्जेज को इनिशिएट। ठीक है, लेकिन याद याद ये रखना है कि जो भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो भी हाउस इम्पीचमेंट चार्जेज को इनिशिएट कर रहे हैं, मिनिमम 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जिन्होंने चार्ज को फ्रेम किया है उसका साइन होना जरूरी है, या फिर यूं कह सकते हो कि उसकी सहमति होनी जरूरी है कि मिनिमम 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस जिसने फ्रेम किया है चार्जेस को, वो बेसिकली समर्थन करे इस इम्पीचमेंट चार्जेस को। और ऐसा जरूरी भी है, अदरवाइज कोई भी आएगा, कोई भी मेंबर होंगे वो इम्पीचमेंट चार्जेस लगा देंगे, अल्टीमेटली सारे प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे पार्लियामेंट में, तो दिक्कत वाली होगी ना, बिकॉज प्रेसिडेंट एक रेस्पेक्टेड पोजीशन है एंड उनको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, है कि नहीं है, इसलिए ये सब कुछ सिक्योरिटी ऐड किए जाते हैं। एंड जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में तो जो प्रेसिडेंट है उनको ये अधिकार है, क्योंकि अधिकार तो होती है, एक आम जनता को भी अधिकार होती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को भी अधिकार है राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन सो दैट वो अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो 1-2 प्रेसिडेंट के नाम है पास्ट में जिनके प्रति इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई गई थी लेकिन अल्टीमेटली इम्पीच नहीं हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक हाउस से अगर उसने पास भी कर दिया तो दूसरे हाउस में रिजेक्ट हो जाता था, इस प्रकार का था। तो ये भी ध्यान रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, नो प्रेसिडेंट हैज बीन फॉर इम्पीच, अभी तक कोई प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीच नहीं किए गए हैं। तो ये बात हो गई। अब चलो यहाँ पर कंपैरिजन है, यहाँ पर कंपैरिजन जो पूछे जाएंगे ना वो मेंस में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको मैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीजर बता देता हूँ, आपको ये पढ़ लेनी है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि यूएस में कैसे प्रेसिडेंट का इम्पीच किया जाता है, ठीक है। एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है आप हमें बताओ कौन से या किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बता रहा हूँ कि जो आपके एम लक्ष्मीकांत में है ना, उसमें जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से लिए गए हैं सोर्सेस के बारे में बताया भी था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आपको देख लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किए जा सकते हैं फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कौन से ग्राउंड पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि संविधान ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन ही नहीं किया है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। याद रखना इम्पीचमेंट चार्जेज, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट प्रोसीजर पार्लियामेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकती, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब नहीं कर सकती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको क्लियर कट रहना है, ठीक है। इन सब बातों में तो आपको क्लियर कट रहना है कि भाई साहब एकदम हमें यहाँ पर कोई अटकना ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जो चार्जेज होंगे वो साइन किए जाते हैं पहले 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस जिसने फ्रेम किया है चार्जेज, एंड उसके बाद 14 दिन का नोटिस दी जाती है टू द प्रेसिडेंट, है ना, 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। एंड अल्टीमेटली आफ्टर इम्पीचमेंट प्रोसीजर सब होते हैं, जो भी डिबेट डिस्कशन होना है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करवाया जाता है। यहाँ पर भी एक ट्रैप है जो आपको समझना है, जहाँ जहाँ ट्रैप रहेगा वहाँ वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जब डिबेट एंड डिस्कशन हो गई तो अल्टीमेटली इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करवाया जाएगा, क्योंकि हाउस में तो होता है ना कोई भी बिल आती है तो उसको पास करवाने पड़ते हैं, तो उसी प्रकार से जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है ना उसको पास करवाना पड़ेगा। एंड उसके लिए बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, इसको अच्छे से याद रख लेना, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा से हमें पास करवाना है, ठीक है, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, तो 2/3 यानी कि 66%
ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसका समर्थन होना जरूरी है, तब उस हाउस से वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होगा और अल्टीमेटली वहां से पास होकर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से यानी कि राज्यसभा में जाएगा, और वो फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को, एंड वो हाउस भी आपका स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, मिनिमम उतना चाहिए टू पास दैट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है। या फिर अगर राज्यसभा ने ही पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया तो राज्यसभा से पहले पास हो जाएगा, कितना लाना पड़ेगा, 2/3 यानी कि 66% ऑफ द टोटल मेंबरशिप उसका समर्थन करेंगे, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में भी 66% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा वो समर्थन करेंगे, तब वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड ये देख लो आप, इफ द अदर हाउस ऑल्सो पासेस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मैंने वही बात कही है, यहाँ पर वही डायलॉग रिपीट हो रही है, तो तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच कहलाएंगे फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आसान तरीके से बताया है, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इजीली आप समझोगे। अगर नहीं समझ में आ रही है दोबारा देखो, स्लो करके देखो, लेकिन समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक बात तो आपको क्लियर से समझाया है, एक एक डिटेल के साथ, एक एक पहलू के साथ, ठीक है। तो आपको बस रिपीट करके देख लिया वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा टास्क तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपको भी तो एंगेज होना है, बिना आपके एंगेजमेंट के कैसे फिर मजा आने वाला है। तो दूसरा टास्क ये है कि आपको बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होते हैं ये पढ़ना है यहाँ पर आपको, और अल्टीमेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हाँ हमने पढ़ लिया, तो फिर हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ बेसिक डिटेल जो मैंने आपको बार बार बताई है, चिल्ला चिल्ला कर बताई है, वो ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन नहीं करती है द मीनिंग ऑफ द फ्रेज दैट इज योर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रट ही लो, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि लेट्स से कि प्रेसिडेंट चुना गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज ऑफ सम इश्यूज जो भी आई होंगी, और वो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डिक्लेयर हो गया वॉइड, यानी कि नल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट ने जो इससे पहले, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर होने से पहले जो भी प्रेसिडेंट ने कार्य किए होंगे अपने ऑफिस टर्म में, तो वो सब भी क्या वॉइड हो जाएगा, क्या वो सब भी क्या नल हो जाएगा? तो नहीं, ये ध्यान रखना है अच्छे से। एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, और वो फोर्स में रहेंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में, ये ध्यान रखना है। जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो आपको मैंने चिल्ला चिल्ला कर समझाया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और मैंने लिखा भी है, दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने देखा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर आप देख लो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये पार्टिसिपेट इम्पीचमेंट में आपका नहीं करते हैं, बल्कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? जो नॉमिनेटेड मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो बेसिकली इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। इतना आसान है आपको बताना, और अल्टीमेटली आप तो होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब चलते हैं कुछ प्रिविलेजेस के बारे में, ठीक है। प्रिविलेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्रिविलेज में आपको आर्टिकल याद नहीं रखना है, बस ये सब बातें याद रखनी है। तो पहला प्रिविलेज क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट जब वो बेसिकली ऑफिस में होते हैं, ठीक है, कि भाई साहब हम ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम बार बार कोर्ट को जवाब जाके देंगे, है ना। तो ये नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट व्हेन ही या शी इज इन ऑफिस, ठीक है। एंड
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, कि जो वो ऑफिशियल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो जो एक्ट के कारण जो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, तो प्रेसिडेंट इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी, है ना। लीगल लायबिलिटी मतलब क्या, कि वैसा केस वेस उन पर दर्ज नहीं होगी, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रिविलेज की बात करें तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है, या फिर गवर्नर के खिलाफ जब तक वो ऑफिस में होते हैं, ये तो अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी प्रोसीडिंग फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी डन बाय एनी कोर्ट वाइल इन ऑफिस, तो ये सब याद रखनी है, बिकॉज ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका अरेस्ट की प्रोसीडिंग सब है, इम्प्रिजनमेंट सब की प्रोसीडिंग, वो सब अलाउ नहीं होती जब तक वो ऑफिस में रहते हैं। एंड लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है जो सिविल प्रोसीडिंग है, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है, वो हो सकती हैं अगेंस्ट द थिंग्स जो उनके द्वारा किया गया होगा इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, लेकिन मिनिमम उनको 2 महीने की नोटिस पहले दी गई होगी, तभी सिविल प्रोसीडिंग होगी। तो ध्यान रखना है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता वाइल ही इज इन ऑफिस। साथ ही साथ प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट व्हेन ही इज इन ऑफिस। साथ ही साथ एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। तो ये सब बातें हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया है। होप आपको आनंद आ रहा होगा हमारे लेक्चर सीरीज से। एंड अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप जैसा करते हो हमारा मनपसंद चीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस देखेंगे जो आर्टिकल 62 में बताई जाती हैं, और यहाँ से भी आपको मज़ा आने वाला है। तो आपको क्या लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रही ना? बोरिंग अगर लग रही है तो आप बताओ, अब उसमें भी कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। आपका आनंद अल्टीमेटली एम होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हम बोर करवा दे आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक्ड माई लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।